न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। इजरायल को हथियार सप्लाई करने वाली कंपनीज पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। विदेश नीति से डील करना सरकार का काम। सोशल मीडिया के लिए मिनिमम एज तय करेगा ऑस्ट्रेलिया, कानून लाने की तैयारी। यूरोपियन यूनियन का फैसला रहा था असफल। और इंश्योरेंस प्रीमियम पर कम होगी जीएसटी की दर। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बनी सहमति, जीओएम को भेजा गया प्रस्ताव। आइए शुरू करें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। याचिका का मकसद था गाजा इजरायल युद्ध के दौरान इजरायल को हथियार सप्लाई करने वाली कंपनीज के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, साथ ही ऐसे किसी नए लाइसेंस को जारी न किया जाए। कोर्ट ने याचिका ये कहते हुए रद्द कर दी कि यह मामला एक संप्रभु राष्ट्र का दूसरे संप्रभु राष्ट्र के साथ कूटनीतिक दायरे से संबंधित है। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत सरकार से कैसे कह सकती है कि किसी देश को हथियारों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। अदालत को इस तरह की शक्ति कहां मिलती है। इस मामले में सीजेआई ने रूस यूक्रेन युद्ध का भी रेफरेंस दिया। भारत रूस से तेल आयात करता है, क्या रूस को भारत को तेल निर्यात करने से रोक देना चाहिए? कोर्ट ने साफ किया कि विदेश नीति से डील करना सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं। वहीं याचिका में तर्क था कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के तहत है जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी देशों को सैन्य हथियार सप्लाई नहीं करने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि इस निर्यात का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन में किया जा सकता है। याचिका में दलील दी गई कि भारत जेनोसाइड कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। ऐसे में भारत इजरायल को हथियार निर्यात नहीं कर सकता, क्योंकि ये हथियार वॉर क्राइम्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड को जेनोसाइड कन्वेंशन कहा जाता है, और इस संधि के तहत जेनोसाइड को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में अपराध माना जाता है। यह संधि 12 जनवरी 1951 को लागू हुई थी। इस संधि में शामिल देश शांति या युद्ध किसी भी समय के दौरान हुए जेनोसाइड को रोकने और पनिश करने की शपथ लेते हैं। भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश है। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। इसमें किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह से या आंशिक तौर पर खत्म करने के इरादे से कार्य किए जाते हैं। साल 2018 में यूपीएससी ने भी एक सवाल पूछा था। सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? बाल श्रम, कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन, खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का विनियमन, या फिर कार्यस्थल पर लिंग समानता। और सही जवाब था इसका विकल्प ए, यानी बाल श्रम। आज के वक्त में पेरेंट्स के लिए बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रख पाना एक बड़ी चिंता का विषय है। कई स्टडीज बताती हैं कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल के चलते बच्चों के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर असर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस चिंता को समझते हुए एक कानून लाने वाली है, और इसके जरिए ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए एक मिनिमम एज तय की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि सोशल मीडिया यूज करने के लिए मिनिमम एज 16 साल रखी जाएगी। कानून लाने से पहले ऑस्ट्रेलिया में $6.5 मिलियन के बजट वाला एक एज इंश्योरेंस ट्रायल भी लाया जाएगा। इस ट्रायल के जरिए सोशल मीडिया पर एज वेरिफिकेशन के कई तरीकों को परखा जाएगा, जिससे कानून में बेस्ट तरीके को शामिल किया जा सके। ऑस्ट्रेलियन सरकार के मुताबिक सोशल मीडिया बच्चों को सामाजिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे रियल फ्रेंड्स और रियल एक्सपीरियंस से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही यंग जनरेशन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। इस कानून के जरिए पेरेंट्स की भी मदद कर पा रहे हैं। बच्चों को सोशल मीडिया पर मौजूद गैर ज़रूरी कंटेंट से दूर रखना आज के दौर में पेरेंटिंग की सबसे बड़ी चुनौती है। वैश्विक स्तर पर बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसमें कई तरह की विधिक और तकनीकी चुनौतियां हैं। तकनीक के स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती है वीपीएन। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक तकनीकी सुरक्षा साधन है जो इंटरनेट पर सुरक्षित रूप में सर्फ करने में मदद करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को एक ऐसे सिस्टम से गुजारने में मदद करता है जिससे प्राइवेसी बनी रहे। एक तरह से ये आपके इंटरनेट कनेक्शन को एक ऐसे सुरक्षित टनल के माध्यम से गुजारने में मदद करता है जिससे आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की निजता बनी रहती है। जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपका डेटा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा देखा जा सकता है। वीपीएन का उपयोग करने से आप एक ऐसे नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ते हैं जो आपकी गतिविधियों को एक सुरक्षित सिस्टम में छिपाए रखता है।
इससे आपका डेटा और प्राइवेसी दोनों सेफ रहती है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन द्वारा भी इस तरह का कानून लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। वहां इसे बच्चों के ऑनलाइन अधिकारों को सीमित करने वाला फैसला बताया गया। वर्तमान में भारत में सोशल मीडिया यूज करने के लिए कोई मिनिमम एज तय करने वाला कानून नहीं है, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में सरकार से सोशल मीडिया के लिए मिनिमम एज तय करने की बात कही थी। साथ ही सरकार द्वारा सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए लाए गए नए नियमों में वीडियोज को 5 एज कैटेगरीज में बांटने की भी बात कही गई है। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपनी सर्विसेज में पेरेंटल लॉक की सुविधा मुहैया करानी होगी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अधर में अटका हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस मिशन के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया। कृषि मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर पर एक मुश्त 20,000 रुपए देने का प्रस्ताव दिया था। इस पर वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये अमाउंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ईएफसी द्वारा मंजूर की गई राशि से बहुत ज्यादा है। ईएफसी ने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर पर 15,000 रुपए की मंजूरी दी थी। देखिए, वर्तमान सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। जैसे इस साल की बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के तहत लाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की थी। साथ ही केंद्र सरकार नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के बेल्ट में भी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 22 लाख हेक्टेयर जमीन पर प्राकृतिक खेती की जा रही है और लगभग 34 लाख किसान इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सेकंड टर्म में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति लॉन्च की थी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग BPKP को ही अपस्केल करके रीनेम किया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती से मतलब है केमिकल फ्री फार्मिंग यानी रसायन मुक्त खेती, और इसमें केवल पशुओं और पौधों से हासिल संसाधनों को ही खेती में इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक आयोजित हुई और बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा की कर दरों में कटौती को लेकर सहमति बनी है, लेकिन अभी इस प्रस्ताव को GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा गया है। इस मामले में GOM की बैठक इसी महीने होने वाली है। देखिए, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भी की गई है। ममता बनर्जी ने इस बारे में वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है। यहां तक कि सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने तो इसे जीवन की अनिश्चितताओं पर कर बताया। इस पर वित्त मंत्री का तर्क है कि बीमा प्रीमियम पर टैक्स जीएसटी लागू होने के पहले लिया जाता था और जीएसटी से होने वाली आय को केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। अभी स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लागू है। इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। वजह है मिडिल क्लास का प्रभावित होना। मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बुरे वक्त के लिए इंश्योरेंस पर जाती हैं। इसे 18% के जीएसटी स्लैब में रखना मिडिल क्लास के इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है। वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 के लिए भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की दर जीडीपी के मुकाबले 4.2% दर्ज की गई थी, जो वैश्विक औसत 7% से बहुत कम है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 279A में है। अनुच्छेद 279A के मुताबिक जीएसटी काउंसिल को केंद्र और राज्यों के लिए एक फोरम के तौर पर गठित किया गया। इसे सहकारी संघवाद के एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा जाता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी को लागू करने से संबंधित सिफारिशें जीएसटी काउंसिल के द्वारा की जाती हैं। जीएसटी एक इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स यानी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है। पहले केंद्र और राज्य सरकारें वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे अलग अलग टैक्सेस लगाती थी। जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स है यानी गंतव्य आधारित कर है, यानी वस्तु या सेवा जहां बिकेगी वहीं पर टैक्स लगेगा। वस्तु का उत्पादन कहां हो रहा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी का सबसे पहले विचार केलकर टास्क फोर्स के द्वारा दिया गया था। इस टास्क फोर्स ने देश के कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने,
आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के मकसद से एक राष्ट्रव्यापी कर की बात कही थी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था मध्यकालीन भारत की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली थी। भारत में इस प्रणाली की व्यवस्थित शुरुआत इल्तुतमिश के समय में हुई थी। इक्ता व्यवस्था के तहत विभिन्न क्षेत्रों को इक्ता के रूप में विभाजित किया गया, जिसे अधिकारियों या सैनिकों को दिया जाता था। इन अधिकारियों को इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार को इस इक्ता क्षेत्र से कर यानी राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया जाता था। ये राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। इसी राजस्व से इक्तादार अपने सैन्य और प्रशासनिक खर्चे पूरे करता था। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नेशनल क्लीन एयर सिटी की लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गुजरात का सूरत शीर्ष स्थान पर है। वहीं मध्य प्रदेश का जबलपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का आगरा तीसरे स्थान पर है। 3 से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद पहले, अमरावती दूसरे और झांसी तीसरे स्थान पर रहा। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में रायबरेली पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर नलगोंडा और तीसरे स्थान पर नालागढ़ ने कब्जा जमाया। इस सर्वेक्षण के लिए सरकार ने 133 शहरों में वायु की गुणवत्ता की जांच की थी, जिसमें ठोस अपशिष्ट जलाना, सड़क की धूल, निर्माण और तोड़फोड़ अपशिष्ट से धूल, वाहन उत्सर्जन आदि का आकलन किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स को लॉन्च किया गया। इन्हें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यह ASWCWC यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट परियोजना के चौथे और 5वें जहाज हैं। इनका नाम INS मालपे और मुल्की रखा गया है। इनका ये नाम भारत के सामरिक महत्व वाले बंदरगाहों के नाम पर है। ये जहाज अधिकतम 25 नॉट की गति से चल सकते हैं और इनकी क्षमता 1800 नॉटिकल मील है। प्रत्येक जहाज हल्के वजन वाले टॉर्पीडो, ASW रॉकेट और माइंस क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस हैं। भारत में टील कार्बन पर पहली रिसर्च स्टडी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में की गई। ये स्टडी क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालती है। टील कार्बन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स यानी गैर ज्वारीय ताजे जल वाली आर्द्रभूमि में संचित कार्बन होता है। इसमें वनस्पति, माइक्रोबियल बायोमास, घुले हुए और पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक पदार्थ में संचित कार्बन शामिल है। यह एक रंग आधारित टर्मिनोलॉजी है जो ऑर्गेनिक कार्बन के वर्गीकरण को उसके भौतिक गुणों के बजाय कार्यों और स्थान के आधार पर दर्शाता है, और इसके उलट ब्लैक और ब्राउन कार्बन ऑर्गेनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में भूमिका निभाते हैं। भारत दूसरे एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन 11 से 12 सितंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें 41 देशों के लगभग 250 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। आपको बता दें कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था। भारत ने 2020 में दूसरे सम्मेलन की मेजबानी करने की पेशकश की थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। भारत 130 सालों में पहली बार ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन नई दिल्ली में 25 से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। इसका आयोजन इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव और 18 ICA सदस्य संगठनों द्वारा किया जाएगा। यह 5 दिवसीय सम्मेलन कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए नए समाधान, टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर केंद्रित होगा। इसमें 100 से अधिक देशों के लगभग 1500 प्रतिष्ठित व्यक्ति हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की थीम कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल रखी गई है। ICA का मतलब है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जो दुनिया भर में कोऑपरेटिव समितियों को मंच मुहैया कराता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1895 में कोऑपरेटिव सोशल एंटरप्राइज मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। दक्षिण कोरिया के सियोल में रेस्पॉन्सिबल AI इन द मिलिट्री डोमेन बैठक खत्म हो गई है। बैठक में एक गैर बाध्यकारी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन नाम दिया गया है। यह घोषणा पत्र परमाणु हथियारों की तैनाती से जुड़े निर्णयों में ह्यूमन कंट्रोल बनाए रखने की जरूरत पर बल देता है। तकरीबन 100 के करीब देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि परमाणु हथियारों के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय इंसानों को लेना चाहिए, न कि AI को।
आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नेशनल क्लीन एयर सिटी की सूची जारी की गई है। इस सूची में पहला स्थान किस शहर को दिया गया है? इंदौर, सूरत, जबलपुर, आगरा। अगला प्रश्न है, भारत में इक्ता व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्थित शुरुआत किस शासक के काल में हुई? अकबर, इल्तुतमिश, रजिया या फिर शेरशाह? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, एमपॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस एक ही फैमिली से संबंधित हैं। एमपॉक्स वायरस गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे में ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ये केवल जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हो सकता है। सही कथन चुनना था केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर सभी तीनों। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न था, सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा या फिर लखनऊ? और सही जवाब है ग्रेटर नोएडा, यानी विकल्प सी। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।